प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि आज के वन शॉट लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का चौथा चैप्टर यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये चुंबक क्या होता है ना। विद्युत धारा तो हमने पढ़ लिया है ना, विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है उसको तो हमने खत्म कर लिया है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है चुंबक। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये चुंबक क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों के घर में है ना बाजा वगैरह होता है ना, तो उनमें चुंबक वगैरह लगा होता है ना। तो जब वो खराब होता है, कोई चीज खराब होती है जिसमें चुंबक लगा होता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि मतलब उस चीज को खराब होने के लिए आप लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी खराब हो जाए और इसका जो चुंबक हम लोग निकालें, फिर उसको बढ़िया खेले आराम से ना। तो वही चुंबक हमें यहाँ पे समझना है कि चुंबक क्या होते हैं बाबू। तो आपका जो चुंबक है मैग्नेट होता है, ठीक है। ये वैसा पदार्थ है, ठीक है। चुंबक जो हमारा है ये वैसा पदार्थ है जिनमें लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं, है ना। जैसे आप लोग एक चुंबक ले लो, ठीक है। खैर यहाँ तो मेरे पास नहीं है। मान लो आपके पास एक चुंबक है, ये मान लो चुंबक है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे लोहे का सामान, तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे ये चुंबक को ले जाएंगे वैसे वो क्या करेगा, ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे आप लोग है ना, लड़के जो लोग होते हैं, लड़के होते हैं ना, बाहर निकलते हैं, तो अगर कोई सुंदर सी कन्या उनको दिखे तो उसके ओर क्या हो जाते हैं, वो आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो गए। तो लड़के यहाँ पे क्या हो गए, लड़के यहाँ पे लोहा हो, ठीक है। क्या हो गए, लोहा हो गए, लोहा हो गया, निकल हो गया, इस्पात हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या हो गए, लड़के हो गए। अब वो जो लड़की है ना, सुंदर सी जो कन्या है, वो क्या हो गई, वो चुंबक हो गई। क्यों, क्योंकि वो अपने और लड़कों के क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। भाई सुंदर सी है, जाहिर सी बात है ना, लड़के देखेंगे उससे वो आकर्षित हो जाएंगे। तो लड़की क्या होगी, लड़की हमारी चुंबक हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में वही लिखा है कि वैसा पदार्थ जिसमें लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं भाई, चुंबक कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एक प्यारा सा चुंबक बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, आपके घरों में स्पीकर वगैरह जो होते हैं उनमें ये चुंबक लगा होता है, ठीक है। गोल गोल वाला चुंबक लगा होता है ना। तो यही चुंबक क्या करता है, अपनी ओर पदार्थों को, मतलब लोहा हो गया, इस्पात हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना। चुंबक क्या होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो इन सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, चुंबक बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते थे, चुंबक बोल देते हैं। आई होप कि आपको ये चुंबक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। चुंबक में, हमारे मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से भाई, पहला आपका उत्तरी होता है और दूसरा आपका दक्षिणी होता है, ठीक है। कौन सा होता है, उत्तरी ध्रुव होता है और आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं, तो देखो पहला पॉइंट आपका दिया है कि दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। अगर यहाँ पे क्या है, दो समान ध्रुव है, ठीक है। दो अगर समान ध्रुव है तो उनमें कौन सी क्रिया होगी भैया, उनमें प्रतिकर्षण की क्रिया होगी, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका दिया है, दो असमान ध्रुव में आकर्षण की क्रिया होती है। जब दो असमान ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होता है, आकर्षण की क्रिया होती है, ठीक है। किसके, आकर्षण की क्रिया होती है। जब समान होंगे तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जब असमान ध्रुव होंगे तो उनमें क्या होगा, आकर्षण की क्रिया होगी। तीसरा पॉइंट आपका दिया है कि चुंबक का सबसे छोटा कण डोमेन होता है। जो चुंबक होता है उसका सबसे छोटा जो मतलब कण होता है वो आपका डोमेन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चुंबक का सबसे छोटा कण क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखो भाई, चुंबक के हमने देखे, चुंबक के हमारे दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी होता है और एक आपका दक्षिणी होता है, ठीक है। एन हो गया और एस हो गया, ये दो आपके ध्रुव हो गए, ठीक है। क्या हो गए, ध्रुव, आपके ध्रुव हो गए। किसमें, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी होता है और आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर दोनों ध्रुव जो है वो समान है ना, दोनों ध्रुव क्या है, समान है, तो उनके बीच कौन सा बल होगा, कौन सी क्रिया होगी, तो उनके बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। अगर दोनों ध्रुव क्या होंगे, मतलब असमान होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनमें क्या होगा, उनमें आकर्षण की क्रिया होगी। और चुंबक का सबसे छोटा कण क्या होता है, डोमेन होता है। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से आपका खेला स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका जो चैप्टर है वहां यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी जो हमने पढ़ा है ना, वो भी बेसिक चीजें वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए भैया। आगे अगर है ना, आगे वो चीजों का यूज हो रहा है तो फिर आप लोग वहां पे सोचेंगे कि यार ये क्या होता है, इसको तो हमने पढ़ा नहीं, इसलिए उसको पहले पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो लिखा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। चैप्टर का हमारे नाम ही यही है ना कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। आखिर ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है।
तो सिंपल सा यहाँ पे लिखा है कि जब किसी चालक यानी कि वायर में, ठीक है, जब किसी चालक यानी जो हमारी वायर होती है, तार होती है, उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। सिंपल सी बात। क्या कर रहे हैं कि मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक तार है ना, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक तार है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, उसके आसपास, ठीक है, उसके आसपास जो हमारी तार है इसके आसपास यानी चालक है, इसके आसपास क्या हो जाएगा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यही वाली जो घटना होती है, परिघटना होती है, इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या होता है कि हमने एक तार ले लिया और इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हमने विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट हमने फ्लो कर दिया, प्रवाहित कर दिया। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसके आसपास क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। और यही जो मैग्नेटिक जो हमारा फील्ड है यानी कि चुंबकीय जो क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा। तो इसी घटना को क्या कहेंगे, इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसी घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नोट डाउन करेंगे। पॉइंट क्या है कि आपका इस प्रभाव की खोज, ठीक है, इस प्रभाव की खोज हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने, ठीक है। अब देखो, विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव है इसकी खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है बाबू, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने की थी। कब की थी, 1820 ईस्वी में। ठीक है, 1820 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज किसने की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे कि हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड जो थे, है ना, वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने किया था। अगर पूछे कि कौन से सन में किया था तो बाबू आपको याद रखना है 1820 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था, 1820 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो इतना याद रहेगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था। कब किया था, 1820 ईस्वी में किया था। उन्होंने पाया कि धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय सुई जो होती, कंपास जो होती, वो विचलित हो जाती है। अब यहाँ पे एक कंपास होता है, मतलब सुई होती है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को जब हम लोग फ्लो करते हैं तो ये जो चुंबकीय सुई होती है, कंपास जो होता है, ये विचलित हो जाता है ना, विचलित हो जाता है, मतलब इधर उधर हो जाता है। क्या होता है, विचलित हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, यानी कि आर्स्टेड जी जो थे, उन्होंने क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि जब हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय जो सुई होती है, कंपास होती है, वो विचलित हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां किसी चुंबक के कारण या किसी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय बल महसूस किया जाता है। सिंपल सी बात क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है या फिर वह क्षेत्र होता है जहां पर चुंबक के कारण, ठीक है, यहाँ जहां पे चुंबक यानी कि मैग्नेट के कारण या फिर किसी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय बल महसूस किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे आप लोग ले लो, दो चुंबक ले लो, ठीक है, चुंबक ले लो और उसको जब पास पास करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें, है ना, मतलब उसका क्षेत्र आपको दिखाई देगा। ठीक है, क्या होगा, या फिर जब हम लोग क्या करते हैं, चुंबक लेते हैं तो वहां पे, है ना, आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्रिया होती है। ठीक है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा हमने कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर चुंबक के कारण या फिर किसी विद्युत धारा के कारण चुंबकीय बल जो होता है वो महसूस किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं भाई, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाओं यानी कि फील्ड लाइंस जो होती है उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसको चुंबकीय रेखाओं के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, चुंबकीय रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को किसके द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं देखें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो विशेषताएं होती है, तो पहली विशेषता क्या होती है कि ये हमेशा उत्तर यानी कि एम से, नॉर्थ पोल जो आपका होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल जो होता है यानी कि उत्तर जो ध्रुव होता है, एम से निकलती हैं और दक्षिण, ठीक है, और कहाँ पे, और दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल में प्रवेश करती हैं।
अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक चुंबक हो गया, ठीक है। इसमें क्या है भैया, इसमें आपका है नॉर्थ पोल है और आपका साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है और आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो चुंबकीय रेखाएं होती है, ये कहाँ से ये निकल रही हैं, देखो ये निकल रही है, ठीक है, रेड से करते हैं इसको, ये निकल रही है, ठीक है। ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं ये निकल रही हैं और कहाँ पे प्रवेश कर रही हैं, ये प्रवेश कर रही हैं आपके दक्षिणी ध्रुव के ओर, यानी कि साउथ पोल में प्रवेश कर रही है, ठीक है, किधर, साउथ पोल में प्रवेश कर रही है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है ये हमेशा उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में प्रवेश करती हैं। दूसरा पॉइंट दिया है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, है ना। एक दूसरे को देखो यहाँ पे क्या काट रही है ना, ऐसे ऐसे क्या ये क्रॉस कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो दूसरा पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है कि जहां रेखाएं पास पास हो, जहां पे रेखाएं क्या होती है, पास पास होती है, तो वहां का क्षेत्र जो होता है वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगर रेखाएं पास पास में है तो वहां का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, वो आपका मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर जहां पर रेखाएं, ठीक है, अगर जहां पर रेखाएं, ठीक है, दूर दूर होगी, अगर पास पास रेखाएं हैं तो जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर दूर दूर रेखाएं हैं तो वहां का जो क्षेत्र होगा वो कैसा, वो कमजोर यानी कि वीक हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या समझा, यहाँ पे अपन लोगों ने समझा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या होता है। फिर हमने समझा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं वो हमेशा, अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये हमेशा कहाँ से, ये हमेशा उत्तर से निकलती हैं। यहाँ से देखो ये उत्तर से निकल रही है और ये दक्षिण की ओर क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, ठीक है। उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर हमेशा क्या करती है, प्रवेश करती है। एन से निकलकर एस की तरफ जाती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जहां पे रेखाएं पास पास रहेंगी तो वहां का जो क्षेत्र होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और जहां की रेखाएं दूर दूर होगी वहां का क्या होगा भाई, जो क्षेत्र होगा वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। सेम वही, ठीक है, वही है जो अभी पीछे आपने समझा, वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो इलेक्ट्रॉन की बनी हुई मानी जाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कैसे, जो भैया इलेक्ट्रॉन की बनी हुई या फिर बनी हुई मानी जाती हैं। अगला पॉइंट दिया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वृत्त होते हैं, ठीक है। जो चुंबकीय रेखाएं होती है, बल रेखाएं होती है, वो एक बंद वृत्त होते हैं जो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है। पीछे भी मैंने बताया था ना कि हमेशा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर, है ना, जाती है। अगर उत्तरी ध्रुव से निकलकर किधर जाती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है। तथा चुंबक के अंदर में, ठीक है, अगर अंदर बात करें, चुंबक की अगर अंदर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। अगर बाहर बात करें, चुंबक के बाहर बात करें तो क्या होगा, उत्तर से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवेश करती है। अगर चुंबक के अंदर बात करें तो जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये किधर से, नॉर्थ से निकलेंगी, ठीक है, साउथ से निकलेंगे यानी दक्षिण से निकलेंगे और उत्तर की ओर जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग चुंबक के अंदर की बात करें, पहले बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, चुंबक की बाहर की अगर बात करें तो चुंबक की बाहर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसे, वो सॉरी, वो किधर, उत्तर से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलती है और किधर जाती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव के पास जाती है। अगर चुंबक के अंदर बात करें तो क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, किधर से निकलेंगे, दक्षिण से निकलेंगे और उत्तर की ओर प्रवेश करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती, है ना। सेम वही चीज जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, सेम वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अगला, अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पीछे अभी जितनी भी चीजें पढ़ी मैंने आपको बताया कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है हमारा, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा भैया, क्या है इसमें, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। मैक्सवेल जी थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल।
इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दक्षिण हस्त का नियम दिया था। तो देखते हैं भैया कि इनका दक्षिण हस्त का नियम क्या था। तो यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में, ठीक है, यदि धारावाही तार को, धारावाही जो हमारी तार है उसको, ठीक है, तार को क्या करे, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, ठीक है। क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि यदि हम धारावाही तार को, ठीक है, यदि धारावाही तार को, ठीक है, धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा बताए। अंगूठा क्या कर रहे हैं, अंगूठा धारा की दिशा बताए और संकेत करता है, ठीक है। और क्या कर, दिशा के संकेत, दिशा बताए और मतलब धारा की दिशा हो गए, धारा की दिशा और संकेत करता है, तो उस हाथ की अन्य अंगुलियां जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। नहीं समझ आया, ऐसे समझ, ठीक है, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने बोला दायां हाथ, ठीक है, कौन सा, दायां हाथ। ये अपना क्या हो गया, ये अपना दायां हाथ हो गया, ठीक है, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया, है ना। जिससे खाना खाते हो दायां हाथ से ही तो खाते हो ना, बायां हाथ से थोड़ा ना खाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दायां हाथ बता रहा है, ठीक है, दायां हाथ। तो हमने क्या किया, हमने एक धारावाही तार ले ली और उसको हमने क्या किया, हमने दाएं हाथ के अंगूठे में, ठीक है, चलो इधर से देखते, है ना, इधर से ही देखते, जी ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पकड़ा, ये दायां हाथ हो गया, ठीक है। इधर करेंगे तो इधर बायां हाथ हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक धारावाही तार को मतलब अपने दाएं अंगूठे में, ठीक है, दाएं अंगूठे में मुट्ठी में इस प्रकार हमने क्या कर लिया, इस प्रकार हमने पकड़ लिया। ये जो अंगूठा है, ठीक है, ये जो अंगूठा है ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे करके, ठीक है, इस तरह पकड़ा अपन ने। तो ये जो अंगूठा है ये क्या कर रहा है, ये धारा की दिशा को बता रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये धारा की दिशा को बता रहा है। और ये जितनी भी उंगलियां होंगी ये क्या करेंगी, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, ठीक है, क्या करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेंगे, ठीक है। फिर से ये अपना हाथ है, ये अपना हाथ है, इसमें क्या किया, इसको आपने मोड़ लिया, ठीक है। हमने क्या कर लिया, तार को, है ना, अपने दाएं हाथ में इस प्रकार हमने पकड़ लिया। तो ये जो हमारा अंगूठा होगा, अंगूठा तो भाई आपको सीधा दिख रहा है, ठीक है, ऐसे करके सीधा दिख रहा है। तो ये अंगूठा जो है ये क्या बताएगा, ये आपको धारा, ठीक है, धारा की दिशा बताएगा, इसकी धारा की दिशा बताएगा। बाकी जो सारी उंगलियां होंगी, ठीक है, बाकी जो सारी उंगलियां हैं ये क्या बताएंगे, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। समझ आया। अब यहाँ पे देखो सेम वही चीज यहाँ पे, है ना, सेम वही चीज जो अभी मैंने करके बताया वही चीज यहाँ पे भी बनी है। ये अपना दायां हाथ ले लिया और इसमें क्या किया, इसमें अपन ने, ठीक है, एक तार को ऐसे पकड़ लिया। अब ये जो अंगूठा हमारा होगा ये क्या बताएगा, ये आई बताएगा, यानी कि धारा की दिशा बताएगा कि धारा किधर जा रही है। धारा ये देखो नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। तो अंगूठा क्या कर रहा है, अंगूठा हमें धारा की दिशा बता रहा है। बाकी जो सारी उंगलियां होंगी, ठीक है, बाकी जो सारी उंगलियां हैं ये क्या बताएंगे, ये भैया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे, ठीक है, क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करनी है। तो मैक्सवेल का जो हस्त का नियम था वो सिर्फ यही था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अपने धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो अंगूठा होता है वो हमें दिशा बताता है, धारा की दिशा बताता है। और क्या करता है, और जो अन्य अंगुलियां होती हैं, जितनी भी और सारी उंगलियां हैं, ये हमें क्या करते हैं, ये हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। डन है, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा दिया है चालक लूप, यानी कि सर्कुलर जो लूप रहता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है। ठीक है, इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है। किसमें भैया, ये जो चालक लूप है आपका, सर्कुलर जो लूप है इसमें चुंबकीय क्षेत्र हमें बताना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र किसमें, सर्कुलर लूप में बताना है। तो अगर, ठीक है, अगर तार को गोलाकार लूप में मोड़कर धारा प्रवाहित करें, तो अगर हम लोग तार ले लें, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग मान लो ये तार ले लें, तार तो यहाँ पे नहीं है भाई, ये मान लो तार है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी तार हो गई। ठीक है, ये हमने तार बना ली। नहीं, मजा नहीं आई इसमें, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे देखते हैं। मान लो हमने क्या किया, हमने तार ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, हमने तार ले लिया, उसको हमने गोलाकार लूप बना लिया। ठीक है, उसको हमने ऐसा गोलाकार लूप बना लिया। ठीक है, गोलाकार लूप में मोड़कर हमने क्या कर दिया, उसमें धारा प्रवाहित कर दी। तो पहला ऐसा पॉइंट दिया हुआ है कि लूप के हर छोटे हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो केंद्र पर मिलकर मजबूत हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये आपने क्या कर लिया, आपने एक तार ले लिया और उसको आपने सर्कुलर मोशन में कर लिया। ठीक है, गोलाकार उसको क्या कर लिया, गोलाकार
मोड़कर उसमें आपने धारा प्रवाहित कर दी। धारा प्रवाहित करेंगे तो जो लूप होता है इसके हर छोटे हिस्से के कारण, ठीक है, हर छोटे हिस्से के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो केंद्र में मिलकर क्या होता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है कि लूप के केंद्र पर दिशा सीधी, ठीक है, लूप के केंद्र पर जो दिशा होगी वो कैसी होगी, लूप के केंद्र पर दिशा सीधी होती है, ठीक है, क्या होती है, लूप के केंद्र पर जो दिशा होती है वो सीधी होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, कैसे, परपेंडिकुलर यानी कि सीधी होती है। तीसरा पॉइंट दिया है कि लूप की संख्या अधिक करने पर क्षेत्र और बढ़ जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं, लूप की संख्या और अधिक कर देते हैं, है ना, लूप की संख्या अगर और अधिक कर देंगे तो क्या होगा, ये जो क्षेत्र होता है वो और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अगर नियम की बात करें भैया तो धारा को बढ़ाएंगे, अगर जितने हम धारा को बढ़ाएंगे तो उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, जितना आप धारा को बढ़ाएंगे उतना ही आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। अगर लूप को बढ़ाओगे, अगर लूप को बढ़ाओगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ जाएगा। धारा को बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, तो भी आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बढ़ेगा, और अगर लूप को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, और बढ़ेगा। यहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने सर्कुलर लूप ले लिया है ना, चालक लूप ले लिया, और उसको क्या कर दिया, तो उसको आपने गोलाकार मोड़कर, ठीक है, गोलाकार मोड़कर इसमें आपने धारा को प्रवाहित कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, धारा को प्रवाहित कर दिया। तो उसमें क्या होगा, लूप के हर छोटे हिस्से पर क्या होता है, हर छोटे हिस्से के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो केंद्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो केंद्र पर मिलकर मजबूत हो जाता है, और जितना आप धारा को बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और लूप को बढ़ाओगे तो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, और बढ़ेगा। अगला पॉइंट आपका दिया है कि सीधी धारावाही, ठीक है, सीधे धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने चालक लूप में देखा यानी कि सर्कुलर लूप में देखा, अब यहाँ पर हम सीधे में देखेंगे, ठीक है, कैसे देखेंगे, सीधे में देखेंगे कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो जब किसी सीधे चालक तार में, ठीक है, जब किसी सीधे चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन वृत्तों का केंद्र, ठीक है, इन वृत्तों का जो केंद्र होता है वो चालक पर होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया कि आपने एक सीधा धारावाहिक चालक तार ले लिया, ठीक है, आपने एक सीधा धारावाहिक चालक तार ले लिया, और उसमें क्या कर दिया, उसमें आपने, ठीक है, उसमें आपने क्या कर दिया, धारा को प्रवाहित कर दिया। तो उसके चारों ओर जो होगा, ठीक है, उसके चारों ओर क्या होगा, संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रित जो वृत्त हो गए उसके रूप में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन वृत्तों का जो केंद्र होता है वो चालक पर होता है, ठीक है। आपने क्या लिया, आपने एक सीधा, ठीक है, आपने एक सीधा चालक तार ले लिया, ये सीधा चालक तार हो गया, और आपने क्या कर दिया, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। क्या कर दिया आपने, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया भैया। तो इसमें क्या होगा, इसके चारों ओर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, उत्पन्न होगा, और वृत्तों का जो केंद्र होगा वो चालक पर होगा, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो इसकी दिशा हाथ, ठीक है, इसकी दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अब इसकी अगर दिशा की हम लोग बात करें तो इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, इसकी दिशा, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे अपन लोगों ने एक तार ले लिया, ठीक है, एक चालक तार ले लिया, और इसमें अपन लोगों ने क्या कर दिया, करंट को फ्लो कर दिया, यानी कि विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया। तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर ऐसे, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होगा, इसके चारों ओर ऐसे संकेंद्रित वृत्तों के रूप में हमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दिखाई देगा, यानी कि उत्पन्न होगा, ठीक है, क्या होगा, उत्पन्न होगा। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अगला दिया है कि परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड जो होता है, परिनालिका देखते हैं कि ये परिनालिका क्या होता है, ठीक है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे कि परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने भैया इसको पढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, है ना, लेक्चर को शेयर कर देंगे, क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक भी वीडियो को दे देंगे। और क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, तो वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स हैं और ये जो पैनल पीडीएफ है ना जिसमें अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये पैनल पीडीएफ भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। चले भाई, और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लगती हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड को देखते हैं,
तो सोलेनाइड जो होता है, परिनालिका जो होता है, वो कई लूप एक बार, ठीक है, कई जो लूप होते हैं, कई लूप एक के बाद एक, जैसे स्प्रिंग का आकार होता है। सोलेनाइड क्या होता है कि कई जो लूप होते हैं एक के बाद एक, जैसे आपने ले लिया, क्या आपने तार लिया और इसमें हमने ऐसा करके लपेट दिया, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी परिनालिका हो जाएगी। अगर सोलेनाइड के गुण देखे यानी कि परिनालिका के गुण देखे तो एक या जो होता है यानी कि सोलेनाइड जो होता है ये एक मैग्नेट जैसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। सॉरी, जो परिनालिका आपकी होती है वो क्या करती है, वो एक बार मैग्नेट के जैसे चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। एक सिरा इसका उत्तर ध्रुव होता है और दूसरा सिरा इसका क्या होता है, दक्षिण ध्रुव होता है, ठीक है। एक दक्षिण, एक उत्तर हो गया और एक क्या होगा, एक इसका दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। अगर अंदर का क्षेत्र देखें तो अंदर का जो क्षेत्र होगा बिल्कुल सीधा होगा, समान होगा और मजबूत होगा, यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड होगा, ठीक है। और यही जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का आधार है। और यही परिनालिका का जो सिद्धांत है यही क्या करता है भैया, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का आधार होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का यही आधार होता है। यहाँ पे समझ आए, नहीं समझ आए, कोई बात, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझ आया होगा। पीछे है ना, पीछे थोड़ा थोड़ा करके चीजें दी थी ना, शॉर्ट फॉर्म में दी थी, लेकिन याद वही आपको रहेंगे, ठीक है, याद वही आपको रहेंगे। ये इतना बड़ा पन्ना नहीं आपको याद रहेगा। अगर परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र देखें, है ना, पीछे जो मैंने आपको बताया सेम चीज वहां यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं, जो यह दर्शाती है कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान और प्रबल होता है। जस्ट पीछे मैंने आपको बताया था, है ना, पीछे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था और यहीं पे आपको वो लॉन्ग फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो कैसे, वो समांतर सीधी रेखाओं के रूप में होती हैं, जो यह दर्शाती है कि अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा, समान और प्रबल होता है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है कि परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षण चुंबक के समान होती हैं, जहां एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह कार्य करता है। सेम टू सेम, मतलब एज इट इज वही चीजें जो जस्ट अभी मैंने पीछे आपको बताई, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यही चीजें हमको याद रहेंगी, ठीक है, यही आपको याद रहेंगी। और यहाँ पे उसका विस्तार दिया हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो क्षण चुंबक के समान होती हैं, जहां एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है, ठीक है। परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की अगर प्रबलता की बात करें तो धारा के परिणाम के अनुसार, परिणाम के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। धारा के परिमाण के समानुपाती होता है। फेरों की संख्या n, ठीक है, फेरों की संख्या n होती है, n मतलब क्या होता है, फेरों की संख्या होती है। तो फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई के समानुपाती होती है। अगर फेरों की संख्या की बात करें तो जो फेरों की संख्या होती है वो प्रति इकाई लंबाई के समानुपाती होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आपका आता है चुंबक, विद्युत चुंबक, ठीक है। क्या आता है, विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक क्या होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिया है कि विद्युत चुंबक एक चुंबक है जो तब बनता है जब एक नरम लोहे के कोर पर तार की कुंडली लपेट कर, ठीक है। ये जो विद्युत चुंबक होता है वो एक चुंबक है ना, विद्युत चुंबक है तो क्या है भैया, चुंबक ही होता है। ये जब मतलब तब बनता है जब एक नरम लोहे की कोर पर तार की कुंडली लपेटकर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब धारा बंद कर दी जाती है तो चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अब देखो, अब आपने क्या ले लिया, आपने कील ले लिया, ठीक है, ये मान लो कील है, ठीक है, ये क्या है, ये कील है और आपने इसमें क्या कर दिया, इसमें तार को लपेट दिया, ऐसे कुंडलित कर दिया, ठीक है, ऐसा क्या कर दिया, कुंडलित कर दिया। उसके बाद एक बैटरी लगा के क्या करेंगे, उसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, धारा प्रवाहित कर देंगे। तो वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि विद्युत चुंबक एक चुंबक है जो तब बनता है जब एक नरम लोहे के कोर पर तार की कुंडली लपेटकर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और जब धारा अगर बंद की जाती है तो इसका जो चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पे देखो, इमेज में देखो, ये इमेज देखो, यहाँ पे हमने क्या की, यहाँ पे हमने एक लोहे की कील ले ली, ये मान लो लोहे की कील है, ठीक है, ये क्या है, ये लोहे की कील है और इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने तार ऐसे ऐसे करके लपेट दिया, जैसे ये देखो इसमें लपेट दिया ना ये तार, ये इसमें क्या कर दिया, इसमें तार लपेट दिया और तार को लपेटने के बाद क्या कर दिया आपने भैया, बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है, क्या कर दिया,
बैटरी के साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ जब जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा उसमें प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार का जो चुंबक मतलब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलते हैं। और अगर इसकी धारा बंद कर दी जाए, ठीक है, अगर इसकी धारा बंद कर दी जाती है तो इसका जो चुंबकत्व होता है वो समाप्त हो जाता है। अगर उपयोग की बात करें, यूज की बात करें, तो भैया इसका जो यूज होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो यूज होता है वो किसमें, विद्युत घंटे में। ठीक है, विद्युत घंटी हो गई, विद्युत मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, कबाड़ से भरी लोहे की वस्तुओं को उठाने में। ठीक है, विद्युत चुंबक का यानी कि जो विद्युत चुंबक होता है इसका यूज विद्युत घंटे में, विद्युत मोटर में, जनरेटर में, कबाड़ से भरी लोहे की वस्तुओं को उठाने में भी क्या किया जाता है, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, बताओ यहां तक डन है कि नहीं, यहां तक डन है तो आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि चुंबकत्व की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। ये जो चुंबकत्व होता है इसकी जो तीव्रता होती है वो निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो पहला पॉइंट आपका क्या दिया है, पहला पॉइंट आपका दिया है कि परिनालिका में फेरों की संख्या। ठीक है, परिनालिका में फेरों की संख्या पहला आपका दिया है। तो यदि तार के, ठीक है, यदि तार के फेरों की संख्या अधिक होगी तो चुंबकत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब ये जो चुंबकत्व की तीव्रता होती है ये निम्न बातों पर निर्भर करती है। तो पहला तो आपका दिया है परिनालिका में फेरों की संख्या। अगर क्या होगा कि जो तार में फेरों की संख्या है तो उसमें अगर संख्या अधिक होगी, तार में फेरों की संख्या जो है अगर वो अधिक होगी तो इसका जो चुंबकत्व होगा वो भी कैसा होगा, वो भी आपका अधिक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है कि विद्युत धारा का परिणाम। ठीक है, विद्युत धारा का परिणाम दिया है। तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का परिणाम जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। जितना प्रवाहित होने वाली धारा का, ठीक है, जितना प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का परिणाम जो होगा अधिक होगा तो उतना ही जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी उतना ही क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा। तीसरा पॉइंट दिया है कि क्रोड के पदार्थ की प्रकृति। क्रोड के पदार्थ की अगर प्रकृति की बात करें तो परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार करने पर, ठीक है, परिनालिका में नरम लोहे के क्रोड का व्यवहार करने पर चुंबकत्व भी कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, अधिक होता है। एक बार जल्दी सभी लोग क्या करेंगे, जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक डन है, यहां तक डन है कि नहीं, यहां तक डन है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अगर डन है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत और चुंबकत्व में गहरा संबंध है। जिस प्रकार से विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी के संबंध में फैराडे ने, ठीक है, इसी के संबंध में फैराडे ने क्या किया था, 1831 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण खोज की जिसमें उन्होंने गतिशील चुंबक का प्रयोग कर विद्युत धारा की उत्पत्ति की। फैराडे ने बताया कि ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, ठीक है, तो विद्युत और चुंबक में क्या होता है, गहरा संबंध होता है। जिस प्रकार विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी के संबंध में फैराडे जी जो थे उन्होंने 1831 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण खोज की। ठीक है, जिसमें उन्होंने गतिशील चुंबक का प्रयोग करके विद्युत धारा की उत्पत्ति की। गतिशील चुंबक का प्रयोग करके क्या किया भैया, उन्होंने विद्युत धारा की उत्पत्ति कर दी। ठीक है, फैराडे ने बताया। आगे देखते हैं कि फैराडे जी ने क्या बताया। फैराडे जी ने बताया कि यदि बंद कुंडली के अंदर चुंबक को गतिशील किया जाए तो विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। ठीक इसके विपरीत यदि चुंबक को स्थिर रखते हैं या फिर रखते हुए कुंडली को गतिशील कराया जाए तब भी क्या होगा, तब भी विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, अर्थात प्रतिवर्ती। ठीक है, अर्थात क्या होता है, अर्थात परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है, आप देखो सीधी सी बात यहाँ पे फैराडे जी ने क्या बताया। फैराडे जी ने ये कहा कि यदि हमने क्या किया, हमने एक बंद कुंडली ले ली, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, चुंबक को गतिशील कर दिया। ठीक है, एक हमने बंद कुंडली ले ली, उसमें हमने चुंबक को गतिशील कर दिया तो उसमें क्या होगा, विद्युत धारा की
उत्पत्ति होगी, यानी कि विद्युत धारा उसमें उत्पन्न होगी। ठीक, अगर इसके मतलब विपरीत यानी कि जस्ट इसका उल्टा हमने क्या कर दिया, यदि हम चुंबक को स्थिर रखते हैं, ठीक है, चुंबक को हमने क्या कर दिया, स्थिर रख दिया, और कुंडली को हमने क्या कर दिया, गतिशील कर दिया। पहले हमने क्या किया था, चुंबक को गतिशील किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुंडली को गतिशील कर रहे हैं। तब भी क्या होगा, विद्युत धारा की उत्पत्ति होगी, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अर्थात परिवर्ती जो हमारी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को ही, ठीक है, घटना को ही क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, जितने भी यहाँ पे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं वो सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के बाद, और मतलब सभी दोस्तों के पास। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब जब भी करते हैं उसके बाद मतलब उसके जस्ट बगल में एक आपको बेल आइकन मिलता है, वहां पर जाकर आप लोग क्या करेंगे भैया, बेल आइकन पे जाकर उस पर टैप करेंगे और नोटिफिकेशन को क्या कर लेंगे, ऑल पर कर लेंगे। जब ऑल पर आप लोग नोटिफिकेशन को करते हैं तो उससे आपको फायदा ये मिलता है कि जब भी अपनी क्लास होती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके, है ना, फोन पर आ जाता है। नोटिफिकेशन को देखकर आप सभी लोग, ठीक है, नोटिफिकेशन को देखकर आप सभी लोग क्या करते हैं भैया, जल्दी से क्लास में आ जाते हैं और क्लास को कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला देखते हैं भाई, अगला अगला अगला। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग का, ठीक है, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के जो फ्लेमिंग जी थे, इनके वाम हस्त का नियम देखते हैं कि फ्लेमिंग जो थे उन्होंने वाम हस्त का नियम क्या दिया था। अभी पीछे हमने पढ़ा था मैक्सवेल का, है ना, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का। ठीक है, तो जब बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यदि, ठीक है, लंबवत हो, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करेगा। यह फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहलाता है। अब देखो, पीछे जब हमने मैक्सवेल जी के बारे में पढ़ा था तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि बाएं हाथ के अंगूठे में, जैसे तार को लेकर बाएं हाथ के अंगूठे में, मतलब बाएं हाथ में इस तरीके से उसको मतलब पकड़ते हैं, मोड़ते हैं, मतलब दबाते हैं, पकड़ते हैं। ये जो हमारा अंगूठा होता है ये क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, और जितनी भी उंगलियां होती हैं ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लेमिंग जी थे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये कह दिया, ठीक है, इन्होंने ये कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, ये कर दिया। अब इन्होंने जब ये किया, ठीक है, इन्होंने जब ये किया, मतलब अपने अंगूठे को लिया, सॉरी अपने हाथ को लिया, अपने हाथ को ले करके, ठीक है, अपने हाथ को ले करके इन्होंने इस तरीके से फैला दिया। तो इसमें क्या होगा, इसका जो अंगूठा होगा, ठीक है, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार क्या क्या फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तीनों क्या होंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, तीनों एक दूसरे के ऐसे लंबवत होंगे। ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तब यदि तर्जनी जो है, ठीक है, यदि तर्जनी जो है वो क्या करती है भैया, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा, ठीक है, अंगूठा जो होगा वो क्या करेगा, चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर क्या करता है, संकेत करता है। और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम कहलाता है। अब ये थंब जो है, अंगूठा जो है, ये क्या करता है, ये दिशा यानी कि गति की दिशा को प्रवाहित, गति की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, गति की दिशा को दर्शाता है। अब ये जो मध्यमा होगी, मतलब तर्जनी होगी, वो क्या करेगी, वो आपको, ठीक है, फील्ड की दिशा यानी कि चालक की, ठीक है, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। अब ये जो हमारा भैया क्या है, ये हमारी मध्यमा हो गई, ये क्या करेगी, ये करंट, ठीक है, मध्यमा जो होगी वो क्या करेगी भैया, वो आपको चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करेगी। ठीक है, ये जो बीच वाली उंगली है ये क्या करेगी, ये चालक में विद्युत धारा को संकेत करेगी। जो ये वाली है ना तर्जनी जो होगी वो क्या करेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। अगर अंगूठे की बात करें तो अंगूठा क्या करता है भैया, अंगूठा चालक की गति की दिशा या फिर चालक पर आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, क्या करता है, चालक पर आरोपित बल की मतलब बल की जो दिशा होती है उसको, या फिर चालक की जो गति की दिशा होती है उसको दर्शाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के अगला पॉइंट आपका दिया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, बल तथा विद्युत धारा की दिशा,
ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, बल और क्या करें, और विद्युत धारा की दिशा देखें तो क्या होगा भाई, ठीक है, अगर इन सबकी दिशा को देखें तो क्या होगा, ठीक है, अगर इन सबकी दिशा को देखें तो क्या होगा। तो मैंने आपको ये यहाँ पे बताया कि जो थंब होता है, ठीक है, जो थंब होता है यानी कि जो अंगूठा होता है वो आपको गति की दिशा बताएगा, ठीक है। अब ये जो तर्जनी होगी ये क्या करेगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और जो मध्यमा होती है ये क्या करती है, ये, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को बताती है। देन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग। ये जो हमारा विद्युत धारावाही चालक होता है और हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका उपयोग देखते हैं। तो इसका उपयोग किसमें होता है, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन तथा विद्युत मापक यंत्र, ठीक है, तथा विद्युत मापक यंत्र आदि युक्तियों में होता है। अब ये जो हमारा विद्युत धारावाही चालक होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर इसके उपयोग की, इसके यूज की बात करें तो इसका यूज किसमें होता है, विद्युत मोटर में हो गया, विद्युत जनरेटर हो गया, ध्वनि विस्तारक हो गए, ठीक है, ध्वनि विस्तारक जो यंत्र होते हैं उसमें होता है, माइक्रोफोन हो गया, और हमारे विद्युत मापांक जो यंत्र होते हैं, मापक जो यंत्र होते हैं, इन सभी में, इन सभी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं, यहाँ तक डन है तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ तक डन है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल देखते हैं। तो जब धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल का कार्य करता है, ठीक है, एक बल कार्य करता है। इस बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, पॉइंट क्या दिया है कि भैया आपका दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर अगर बल की बात करें तो जब, ठीक है, जब क्या होता है, जब एक धारावाही चालक को किसी विद्युत चुंबकीय, किसी मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करता है। इस बल की दो दिशा होती है, वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर बल की दिशा देखें तो इसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। अगर बल की दिशा की बात करें तो बल की जो दिशा होती है वो किसके द्वारा, वो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं भैया विद्युत मोटर के बारे में, जो आपका इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग में। ठीक है, और लॉन्ग वाला क्वेश्चन आपको पता है कितने नंबर का, 6 नंबर का आता है। ठीक है, क्लास 10 बिहार बोर्ड में जो फिजिक्स वाला पोर्शन होता है उसमें लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के, 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है, मतलब ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो विद्युत मोटर के बारे में देखते हैं कि भैया विद्युत मोटर क्या होता है ना, इसके कितने भाग होते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, सब चीजों के बारे में एक एक करके समझेंगे। और वो समझने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा। और क्या करेंगे बाबू, और ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्यारा प्यारा सा एक लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ प्यारे प्यार से कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप सभी को जितने भी मैं है ना लेक्चर वगैरह लेके आती हूँ, और आपको पता ही है कि अपनी डेली शाम को 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे अपनी लाइव क्लास भी होती है, उसमें अपन लोग साइंस के ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, सभी लोग अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर करेंगे। और एक काम छोटा सा और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी लोगों को फ्री में जो आपकी नोट्स है, कंप्लीट साइंस की जो नोट्स हो गई, साथ ही साथ ये जो पैनल पीडीएफ हो गए अभी जो अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं विद्युत मोटर को। ये जो विद्युत मोटर होता है ये क्या होता है भैया, तो विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, जो विद्युत मोटर होता है वो एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अभी जो विद्युत ऊर्जा होता है, सॉरी विद्युत जो मोटर होता है, ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है भैया, यांत्रिक ऊर्जा में।
ठीक है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर जो हमारा होता है एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत जो हमारी ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। या विद्युत, ठीक है, या क्या होता है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा विद्युत मोटर होता है, ठीक है, जो हमारी विद्युत मोटर होती है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अब आपको याद रखना है वो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट आपका दिया है कि विद्युत मोटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के, ठीक है, विद्युत मोटर का जो उपयोग होता है वो विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्रों में, पंखा, फ्रिज, आपका बाल सुखाने वाला यंत्र हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, कपड़े धोने का यंत्र हो गया, आदि में किया जाता है। आप लोगों को क्या है ना, फैन वगैरह हो गया, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, और साथ ही साथ हेयर ड्रायर जो आता है उसमें भी, और क्या हो गया, और भैया आपका मिक्सर हो गया, कपड़े धोने वाला यानी कि जो वॉशिंग मशीन आती है, इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है, तो इन सभी में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन सभी में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि विद्युत मोटर क्या होता है और इसके उपयोग लिखिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। या विद्युत ऊर्जा मतलब ये जो मतलब विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर का अगर उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युत यंत्रों जैसा पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, बाल सुखाने का यंत्र हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, कपड़े धोने वाला यंत्र हो गया, इन सभी में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत मतलब विद्युत मोटर के बारे में क्या होता है और उसके यूज अपन लोगों ने देख लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं और इसका सिद्धांत क्या होता है, कार्यविधि, इन सभी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में देखते हैं। एक बार जल्दी सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विद्युत मोटर के प्रमुख भाग के बारे में। ठीक है, विद्युत मोटर के प्रमुख भाग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बैटरी हो गया, जो क्या है, जो आपकी धारा का स्रोत होता है। ठीक है, बैटरी क्या है, बैटरी आपका धारा का स्रोत होता है। कुंडली हो गया यानी कॉइल, जिसको आर्मेचर कहते हैं, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कुंडली में क्या होगी, कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। चुंबक यानी कि मैग्नेट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चुंबक क्या करेगा, चुंबक जो होता है, मैग्नेट जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। फिर हमारा था केमोमीटर। ठीक है, केमोमीटर क्या करता है, धारा की दिशा बतलाता है। ठीक है, धारा की दिशा क्या करता है, धारा की दिशा को बदलता है। फिर आपका आता है ब्रश। ब्रश क्या करता है, विद्युत संपर्क बनाए रखता है। सॉरी, ठीक है, क्या होते हैं ये सब, क्या होते हैं ये सब के सब आपके विद्युत मोटर के भाग होते हैं। ठीक है, विद्युत मोटर के प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से, बैटरी हो गया, कुंडली हो गया, चुंबक हो गया, केमोमीटर हो गया और आपका ब्रश हो गया। और इन सभी के काम क्या होते हैं, बैटरी क्या करती है, धारा का स्रोत होता है। कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, और जो आपका चुंबक होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। साथ ही साथ केमोमीटर की बात करें तो धारा की दिशा बदलता है। और अगर ब्रश की बात करें तो ये क्या करता है भैया, ये विद्युत का संपर्क बनाए रखता है। स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग भैया देखते हैं विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत होता है। ठीक है, विद्युत मोटर के कार्य प्रणाली का सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें आपको विद्युत मोटर के बारे में लिखना होगा, क्या होता है ना, उसका यूज लिखना होगा यानी कि उपयोग लिखना होगा। फिर उसके भाग आपको लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके सिद्धांत लिखना होगा, उसके सिद्धांत का कार्य प्रणाली यानी कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका दिया है कि विद्युत मोटर यानी कि इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा चालक द्वारा आरोपित बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है, तब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर दूसरे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल आरोपित होता है जो विद्युत धारावाही कुंडली को एक घूर्णन गति प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, घूर्णन गति प्रदान करता है। यहाँ पे नहीं समझ आया, यहाँ पे नहीं समझ आया, यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ आएगा। इसकी कार्य प्रणाली देखते हैं, विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली देखते हैं। सबसे पहले तो ये चुंबक हो गया, है ना, एन पोल हो गया और एस पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया और आपका साउथ पोल हो गया।
ठीक है, मतलब चुंबक हो गया, पीछे हमने बताया ना कि इसमें चुंबक भी होता है जो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसमें वलय हो गया, ठीक है, ये क्या वलय हो गया, और आपका ब्रश हो गया, ठीक है, चुंबक हो गया, वलय हो गया, ब्रश हो मतलब ब्रश हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके विद्युत मोटर में होते हैं। ठीक है, ये आपका एन हो गया और ये आपका एस हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्या लगा है, यहाँ पे एक ब्रश लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, ब्रश लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट आपको दिया है कि एक आयताकार कुंडली यानी कि कॉइल को दो धातु की झिल्लियों, ठीक है, दो धातु की झिल्लियों से जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे, एक जो हमारा आयताकार कुंडली होती है, ये हमारी क्या, ये हमारी एक आयताकार कुंडली हो गई, इसको क्या करते हैं, इसको दो धातु की झिल्लियों यानी कि स्प्लिट रिंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे, स्प्लिट रिंग से जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखो ये है ना, ये आपको दिख रही होंगी, ये कुछ इस तरीके से, ये आपकी क्या होती है, ये स्प्लिट आपकी रिंग होती है। ठीक है, छल्लियां होती हैं। ठीक है, रिंग से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका दिया है कि इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब इस कुंडली को क्या करेंगे भैया, चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। थर्ड पॉइंट आपका दिया है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में दो भुजाओं द्वारा, ठीक है, दो भुजाओं में क्या होता है, विपरीत दिशाओं में बल लगता है। जब कुंडली में क्या करेंगे, विद्युत धारा को यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तब क्या होता है, कुंडली के दो भुजाओं पर विपरीत दिशाओं में बल लगता है। जब विपरीत दिशाओं में बल लगेगा तो ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, क्या होगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके घूमेगा। डन है, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट दिया है कि इन बलों के कारण कुंडली घूमने लगती है। बताया ना कि जब विपरीत बल लग रहे हैं तो क्या होगा भैया, ये जो कुंडली होगी वो घूमने लगेगी। ठीक है, क्या होगी, जब इसमें बल लगेगा तो ये कुंडली ऐसे ऐसे करके घूमने लगेगी। अगला पॉइंट दिया है कि प्रत्येक आधे चक्र के बाद कैमेवेटर, ठीक है, कैमेवेटर धारा की दिशा बदल देता है, जिससे कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। अब क्या होगा, अभी प्रत्येक आधे चक्र में, ठीक है, जब आधा चक्र कंप्लीट होगा तो उसमें क्या करेगा, ये जो कैमेवेटर होता है, ये धारा की दिशा को बदल देता है, जिससे कुंडली लगातार एक ही दिशा में घूमती रहती है। अगर धारा की दिशा नहीं बदलेगा तो कुंडली क्या होगी, एक ही दिशा में नहीं घूमेगी, वो इधर उधर करने लगी ना, तो फिर क्या होगा भैया, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका पॉइंट दिया है कि इस प्रकार विद्युत ऊर्जा घूर्णन गति, ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन में बदल जाती है। ठीक है, इस तरह क्या होती है, जो मतलब हमारी क्या होती है भैया, विद्युत ऊर्जा होती है वो घूर्णन गति में, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमने लगती है। क्या होने लगती है, घूमने लगती है। ठीक है, बताओ यहां तक डन है कि नहीं, यहां तक अगर डन है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर यहां तक डन है तो आगे बढ़ते हैं, और यहां तक डन है भैया, सभी को डन है ना, ऐसा लगता है कि मुझे सभी को डन है। तो जल्दी से आप सब लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास, जितने भी आपके दोस्त हैं, महिला मित्र आपके हो गए, पुरुष मित्र आपके हो गए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स वगैरह है, पैनल पीडीएफ हो गए, वो सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, डन है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, अभी पीछे हमने विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है ना, इसका यूज क्या होता है, इसका कार्य विधि जो होती है, सिद्धांत और ज्ञान सबके बारे में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे, जनित्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, जनित्र के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो विद्युत जनित्र होता है, ठीक है, विद्युत जनित्र के बारे में यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कि विद्युत जनित्र क्या होता है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है बाबू, जो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पीछे हमने विद्युत मोटर को पढ़ा था, तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदल देता है। लेकिन जो हमारा विद्युत जनित्र होता है यानी कि जनरेटर जो होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये भी यानी कि विद्युत जो हमारा जनरेटर होता है, ये भी किस पे कार्य करता है, ये भी हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है।
कार्य करता है, वर्क करता है, काम करता है। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा विद्युत मोटर होता है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मतलब सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो विद्युत मोटर होता है वो क्या करता है भाई, वो विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारा विद्युत जनित्र होता है, जो जनरेटर होता है ना, सभी लोग देखते हैं ना कि जब शादियां वगैरह होती हैं या फिर घर में कोई फंक्शन होता है तो एक बढ़िया है ना बड़ा सा जनरेटर लेकर खड़ा कर देते हैं। वो क्या करता है, वो बढ़िया पूरे घर में रोशनी देता है, गाने वाने चलते हैं ना, साउंड वगैरह आपके चलते हैं, पंखे भी चलते हैं, उससे सारा काम आपका बिजली से जितना काम करते हैं वो सारा काम भी आपका जनरेटर से हो जाता है। ठीक है, यानी कि विद्युत जो जनरेटर होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर से। तो विद्युत जनरेटर क्या होता है, एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये भी विद्युत जनरेटर भी हमारा क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है भाई, सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर इसके कार्य प्रणाली का सिद्धांत देखें, ये यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि विद्युत जनरेटर क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके कार्य प्रणाली क्या होती है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो हमारा डायनामो होता है ना, विद्युत जो जनरेटर होता है, ठीक है, ये मतलब विद्युत ऊर्जा जो होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, तो आप लोग बताएंगे कि विद्युत ऊर्जा में। लेकिन अगर आपसे पूछा कि जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, तो आप लोग बताएंगे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ठीक है डायग्राम दिया गया है विद्युत जनरेटर का। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, वलय होता है ना, R1 और R2। ये R1 हो गया आपका, ये R1 हो गया, और आपका ये R2 हो गया। ये क्या है, आपके वलय हो गए। ठीक है सॉरी, यहाँ पे ब्रश होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रश होता है, ये इसके भाग होते हैं। ठीक है, फिर इधर N हो गया और इधर आपका S हो गया। ठीक है, NS यानी कि ध्रुव हो गया, आपका नॉर्थ पोल हो गया और आपका साउथ पोल हो गया। भैया इसमें चुंबक भी तो रहेगा ना, जैसे पीछे अभी हमने पढ़ा था कि जो विद्युत मोटर होता है तो उसके भाग हमने देखे थे, है ना, उसी तरह यहाँ पे भी सब चीजों के बारे में पढ़े। तो अगर इसके कार्य प्रणाली सिद्धांत की बात करें तो जब एक बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिससे कुंडली प्रेरित होकर, ठीक है, जिससे क्या होती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे कुंडली में विद्युत प्रेरित वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। सिंपल सी बात, क्या कहा गया है कि इसका जो कार्य सिद्धांत है कैसे कार्य करता है कि जब हम लोग एक बंद कुंडली के अंदर, ठीक है, एक बंद कुंडली में क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है। एक बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली हमारी संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, परिवर्तन हो जाता है या फिर परिवर्तन होता है, चेंज होता है, जिससे क्या होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ये भैया है सीधी इसकी कार्य जो प्रणाली होती है। ठीक है, क्या होती है, इसकी कार्य प्रणाली होती है। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। ठीक है, आगे की चीजों को क्या करते हैं बाबू, समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा विद्युत जनित्र होता है, ठीक है, विद्युत जनित्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं बाबू। तो सबसे पहले आपका चुंबक क्षेत्र हो गया या फिर क्षेत्र चुंबक हो गया। क्षेत्र चुंबक को देखते हैं, यह एक, ठीक है, जो क्षेत्र चुंबक होता है एक प्रबल चुंबक जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, ये आपका चुंबक है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये आपका यहाँ पे चुंबक हो गया। ये क्या करेगा भाई, ये आपका, ठीक है, ये जो चुंबक है ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। अगला आपका दिया आर्मेचर या कुंडली, तारों की एक आयताकार कुंडली जिसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। अभी आर्मेचर क्या होता है, कुंडली क्या होती है, तो एक ऐसी, ठीक है, एक ऐसी आयताकार कुंडली होती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। थर्ड पॉइंट आपका दिया, यानी कि तीसरा जो भाग होता है वो आपका होता है सर्पी वलय, यानी कि स्लिप जो रिंग होती है, ठीक है, स्लिप जो रिंग्स होती है, सर्पी वलय भी इसमें होता है। ये आपका क्या है, ये आपका सर्पी वलय है। ठीक है, सर्पी वलय इसमें होता है। तो ये वृत्ताकार वलय होते हैं। ठीक है, जो सर्पी वलय होते हैं ये कैसे, ये वृत्ताकार वलय होते हैं जो कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं। जो क्या होते हैं, कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं। ठीक है, कैसे, कुंडली के सिरों से जुड़े होते हैं। और बाहरी पथ में, ठीक है, और बाहरी पथ से क्या होता है, बाहरी पथ से धारा एकत्र करने के लिए ब्रशों के साथ घूमते रहते हैं। और साथ ही साथ इनका काम क्या होता है बाबू, इनका काम होता है बाहरी पथ पर से जो धारा उसको एकत्र करने के लिए, ठीक है, एकत्र करने के लिए क्या करते हैं,
ब्रशों के साथ घूमते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में। अगर जनित्र में बात करें तो इसमें कौन सी, इसमें हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है। अगला आपका दिया है कि ब्रश, ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया आपका, ब्रश। यहाँ पे देखो जो ब्रश है, ठीक है, ये क्या है आपके ब्रश हो गए। तो ब्रश क्या होता है, कार्बन से बने होते हैं। ये जो ब्रश होते हैं ये कैसे, ये कार्बन से बने होते हैं और सर्पी वलय के, ठीक है, सर्पी वलयों से क्या करते हैं, संपर्क बनाकर, ठीक है, सर्पी वलय जो होते हैं, ये जो सर्पी वलय इनसे क्या करते हैं भैया, संपर्क बनाकर परिपथ में धारा को क्या करते हैं, प्रेरित धारा प्रदान करते हैं। ठीक है, परिपथ में क्या करते हैं, प्रेरित धारा को प्रदान करते हैं। बताओ यहां तक डन है कि नहीं, यहां तक डन है कि नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसको जो जनित्र के मुख्य भाग होते हैं, पहला आपका क्षेत्र चुंबक हो गया, दूसरा आपका हो गया आर्मेचर, तीसरा आपका सर्पी वलय हो गया और चौथा आपका ब्रश हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ब्रश हो गया। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र चुंबक होता है इसका काम क्या होता है बाबू, तो इसका काम होता है, ये एक प्रबल चुंबक होता है जो कि क्या करता है भाई, जो कि करता है ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर आर्मेचर की बात करें तो आर्मेचर क्या होता है कि तारों की एक आयताकार कुंडली होती है जिसे हम मतलब जिसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। ठीक है, जिसको क्या करते हैं, इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आपका दिया है सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होते हैं कि ये वृत्ताकार वलय होते हैं जो कुंडली के, ठीक है, जो कुंडली के सिरे से जुड़े होते हैं बाहरी परिपथ से। ये क्या करते हैं, धारा को एकत्र करने के लिए, ठीक है, धारा को एकत्र करने के लिए क्या करते हैं भाई, ब्रशों के साथ घूमते हैं। किसके साथ, ब्रशों के साथ घूमते हैं। ये जो हमारा जनित्र होता है इसमें क्या होती है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा होती है। फोर्थ पॉइंट आपका दिया है ब्रश। ठीक है, क्या दिया है, ब्रश दिया है। अब यहाँ पे हमने पहले भी बताया था कि ये जो ब्रश होता है इसका काम क्या होता है, मतलब ये क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, ब्रश तो सबसे पहले किसके, कार्बन के बने होते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम में ना क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपका विद्युत जनित्र होता है इसमें ये जो ब्रश होता है ये किसका बना होता है बाबू, तो ये आप बताएंगे कि ये कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, किसके, कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, और सर्पी वलयों में जब ये संपर्क बनाकर, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सर्पी वलयों से संपर्क बनाकर बाहरी परिपथ में क्या करते हैं, प्रेरित धारा को प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रेरित धारा को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। और यही सारी चीजें आपको मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है, यही सारी चीजें मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एक बार जल्दी से इसका क्या करेंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिया हुआ जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला आपका दिया है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी जो करंट आपका, मतलब एसी जो होता है अल्टरनेट जो करंट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रत्यावर्ती धारा होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सर्पी वलयों का उपयोग होता है और यह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, इसमें सर्पी वलय होते हैं जिसका उपयोग होता है ये, और ये क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है जिसकी दिशा, ठीक है, जिसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो समय के साथ बदलती रहती है। ठीक है, इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो समय के साथ बदलती रहती है। अगला पॉइंट आपका दिया है कि दिष्ट धारा, ठीक है, यानी कि डीसी, क्या दिया है, डीसी, दिष्ट धारा दिया है। तो ये जो दिष्ट धारा होती है इसमें दिक् परिवर्तक, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक यानी कि विभक्त वलय होते हैं। इसमें सर्पी होते हैं और इसमें हमारे विभक्त वलय होते हैं। इसका उपयोग होता है और यह क्या करते हैं, दिष्ट धारा को उत्पन्न करता है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, जो क्या होती है, जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, देन है अगर इसके यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो उपयोग क्या होता है, बिजली घरों में विद्युत उत्पादन के लिए, जो बिजली घर होते हैं उसमें उत्पादन के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जैसे आप लोगों के यहाँ शादियां वगैरह होती हैं, कोई फंक्शन होता है ना, तो वहां पे भी जनरेटर लगा के खड़ा कर देते हैं, फिर उससे है ना पूरे घर में मतलब बिजली का जितना भी काम होता है उससे निकलवा लेते हैं ना। बाजा बजाएंगे यानी डीजे वगैरह है ना, उससे चला देंगे, साउंड रख देंगे, लाइट जलाएंगे, पंखा चलेगा, है ना, कूलर भी चल जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके, ठीक है, जनित्र जो होता है, विद्युत जनित्र यानी कि जनरेटर जो होता है। ठीक है, विद्युत जनित्र को क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक जाने, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ना, यहाँ पे वैसे क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन तो वैसे यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वन शॉट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग वन शॉट कंप्लीट कर रहे हैं ना, क्योंकि ऑलरेडी अपन लोगों ने केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, बायो के जितने भी चैप्टर थे उन सभी को भी कंप्लीट कर लिया, बचा है हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन। तो फिजिक्स में भी आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आज अपन लोग चौथे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चौथे चैप्टर का वन शॉट अपन लोग देख रहे हैं।
ठीक है। तो इसके पहले अगर 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 क्या करना है, आगे वाला टॉपिक जो है उसको आपको पढ़ना है, तो आगे वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या करना है भाई, सभी को, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं ना, प्यारे प्यारे से जितने भी बच्चे हैं ना, ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे वाले जितने भी बच्चे हैं, है ना, हर क्लास में मैं आपको बना देती हूँ ना, क्योंकि आप लोग ना, आप लोग वहां से, है ना, आप लोग वहां से तो बताओगे नहीं कि दीदी हम लोग ऐसे हैं, तो मैं पहले से आपको यहाँ पे बना देती हूँ कि आप लोग ऐसे कुछ, है ना, कुछ ऐसे आप लोग देखते हो। तो ये क्या है, ये जो ऐसे वाले बच्चे दिख रहे हैं ना यहाँ पे, प्यारे प्यारे से 50 कुछ जितने हैं, वो क्या करेंगे, वो सभी लोग एक बार, है ना, अपना फोन उठा लेंगे और क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, जितने भी हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हैं, है ना, एक के पास नहीं भेजना है ना, एक के पास सिर्फ नहीं भेजना है, जितने भी दोस्त हैं आपके उन सभी के पास भेजना है, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको जितने भी मतलब आपके लिए क्लासेस वगैरह आती हैं, है ना, वन शॉट की क्लास हो गई, लाइव क्लासेस अपने भी चलती हैं, तो वो सारी सारी क्लासेस आप लोगों को कैसी लगती है। बाकी अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी परेशानी रहती है, तो आपकी दीदी आपके साथ है ना, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे फॉर्मूले दिए थे, उसको अभी अपन लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो उसको ही देख लेते हैं ना, उसी को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था, है ना, और किसके बारे में, और विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत मोटर और ये जो विद्युत जनित्र होता है, जनरेटर होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा कि विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में क्या अंतर होता है, या फिर 2 अंतर लिखो, 4 अंतर लिखो, जितने भी अंतर होंगे ना सब आपसे पूछ लिया जाएगा। तो एक तरफ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, अपन लोग डेली क्या करते थे, डेली अपन लोग सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ 2 ही कॉलम बनाते थे, लेकिन आज मैं स्पेशली आप लोगों के लिए 3 कॉलम बना के लाई हूँ, ठीक है। एक तरफ आपका क्रम लिखा है, यानी कि क्रमांक लिखा है या फिर क्रम लिखा है, ठीक है, फिर आपका लिखा हुआ है विद्युत मोटर, और फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है जनित्र, ठीक है, क्या लिखा है, जनित्र लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्य क्या होता है ना, दोनों का पहले कार्य देख लेते हैं कि विद्युत मोटर का और विद्युत जनित्र का कार्य क्या होता है। तो बाबू यहाँ पे लिखा है कि विद्युत ऊर्जा जो होता है, तो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो हमारा मोटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो हमारी मोटर होती है, वो क्या करती है भैया, वो आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, बदल देती है। अगर हम लोग विद्युत जनित्र की बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जस्ट उल्टा होता है, एक याद कर लो, एक आपको खुद में खुद याद हो जाएगा, ठीक है, या तो मोटर का याद कर लो या फिर जनित्र का याद कर लो। जब एक याद कर लोगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना। एक क्या करता है, एक विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, और एक यांत्रिक को क्या करता है, विद्युत में बदलता है। ये तो भैया हो गया कार्य। अगर इसका सिद्धांत की बात करें, ठीक है, अगर इन दोनों के सिद्धांत की बात करें, तो ये जो हमारा विद्युत मोटर होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाहक चालक पर बल लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, इसमें धारा वाहक चालक पर बल लगता है। अगर हम लोग विद्युत जनित्र की बात करें, तो विद्युत जनित्र जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत जनित्र में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, इसमें परिवर्तन से क्या होता है, इसके परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगर ऊर्जा परिवर्तन की बात करें, ऊर्जा परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें, तो ऊर्जा परिवर्तन कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मोशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मोशन, ठीक है, कैसे, मोशन। अगर हम लोग बात करें विद्युत जनित्र की, तो इसमें क्या होता है, जो मोशन होता है, रोटेशन जब इसमें होता है, तो है ना, जब घूमता है, जब इसमें गति होती है, मोशन होता है, तो ये इसमें क्या होता है बाबू, इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है, सॉरी, क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। डन, बताओ यहां तक डन है। अब चौथा पॉइंट है इसका, हम लोग बात करते हैं मुख्य भाग की, यानी कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, विद्युत हमारी जो मोटर होती है, और हमारा जो विद्युत जनित्र होता है। अगर हम लोग बात करें भाई, किसकी बात करें, विद्युत मोटर की बात करें, तो इसमें कॉइल होता है ना, क्या होता है, कॉइल होता है, चुंबक होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रश होता है, और शॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग विद्युत जनित्र में बात करें, तो आर्मेचर कॉइल हो गया, स्लिप रिंग हो गया, ब्रश हो गया, और चुंबक हो गया, ठीक है, क्या होता है, चुंबक हो गया, ठीक। चुंबक के बारे में तो अपन लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, है ना, चुंबक के बारे में तो पहले ही पढ़ लिया था, जब अपन लोगों ने
जो अपना वन शॉट है उसको जब अपन लोगों ने स्टार्ट किया था तो उसको ही पढ़ लिया था पहले ही। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें कि किस नियम पर कार्य करता है, तो ये जो हमारा विद्युत मोटर होता है, ठीक है, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल पर काम करता है। ठीक है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल होता है, इस पे कौन काम करता है, इसमें विद्युत मोटर कार्य करता है। अगर विद्युत जनित्र की बात करें तो विद्युत जनित्र जो होता है वो फ्लेमिंग के, ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल पर काम करता है। ठीक है, अगर छठवें नंबर पे बात करें कि क्या उत्पन्न होता है, तो इसमें घूर्णन होता है, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है उसमें घूर्णन घूर्णन होता है, रोटेशन होता है। और ये जो हमारा विद्युत जनित्र होता है इसमें करंट यानी कि धारा उत्पन्न होती है। अगर उदाहरण की बात करें भाई, एग्जाम्पल की बात करें कि इन दोनों के एग्जाम्पल क्या होते हैं, उदाहरण क्या होते हैं, इनसे क्या क्या मतलब चला सकते हैं, उपयोग क्या क्या होता है इसका। ठीक है, तो विद्युत जो हमारा मोटर होता है इसका उपयोग किसमें होता है, पंखा में होता है ना। जो घर में पंखा लगा है ना, अभी जब क्लास खत्म हो जाए पंखे को निकाल के देखना कि क्या उसमें ये विद्युत मोटर लगी है कि नहीं, कि बिना मोटर के ही आपका पंखा चल रहा है। ठीक है, ट्राई जरूर करना है। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए तो क्लास खत्म होने के बाद जहां भी पंखा लगा है ना उसको खोल के निकाल लेना। ठीक है, फिर उसमें देखना कि ये मोटर लगी है कि नहीं। तो पहला उपयोग क्या होता है इसका, पंखा हो गया, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, खिलौना हो गया, इन सभी में किसका उपयोग होता है, इन सभी में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। अगर विद्युत जनित्र की बात करें कि विद्युत जनित्र का जो उपयोग होता है, जैसे पावर प्लांट के जनित्र हो गए, है ना, पावर प्लांट जो होते हैं उसके जनित्र हो गए, साइकिल का डायनामो हो गया, ठीक है, साइकिल का डायनामो हो गया, और हमारा टरबाइन का जनरेटर हो गया। किसका हो गया, टरबाइन का जो जनरेटर हो गया। इन सभी में ये सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके विद्युत जनित्र के उदाहरण होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, विद्युत जनित्र के उदाहरण होते हैं। अब एक बार सभी लोग क्या करेंगे बाबू, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं साइड हट जाती हूँ, एक बार जल्दी से क्लास स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के पास। ठीक है, क्योंकि आप लोग भाई आते हो, पढ़ाई करते हो, है ना, पूरा लेक्चर तो कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन आप लोग ना तो कमेंट करके बताते हो कि आपको कैसा लगता है ना, जितने भी क्लासेस होती है कैसी लगती है, ना तो आप लोग लाइक करते हो और ना ही आप लोग शेयर करते हो। तो बाबू ये तो गंदी बात होती है ना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अगर आप लोग देखते हो, क्लास को देखते हो, आपकी दीदी आपके लिए इतना मेहनत करती है, इतनी मेहनत से, है ना, क्लासेस वगैरह आपके लिए रिकॉर्ड करती है, तो आपका तो काम फर्ज बनता है ना। ठीक है, आपका तो फर्ज बनता है ना कि क्लास को शेयर कर दिया करो। शेयर करने में तो पैसा नहीं लगता है ना, सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, सारी चीजें आपको दीदी फ्री में प्रोवाइड कर रही है। आपकी वन शॉट की सीरीज हो गई, आपकी टॉप 100 की सीरीज हो गई, है ना, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। आपकी नोट्स हो गई, पैनल पीडीएफ हो गए, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि भाई क्लास को शेयर कर दिया करो। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है बाबू, अगर दिया है कि घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली। घरों में, आप सभी के पास घर होगा ना, घर में ही तो रहते हो ना सभी लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर रहते हो। हाँ, बोलेंगे कि क्या दीदी क्या बात कर रहे हो, सभी लोग तो घर में ही रहते हैं, और वैसे भी अब तो ठंडी का मौसम भी आ गया है, अब तो हम घर में ही रहेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे ना। तो ये जो घर हमारे होते हैं, ठीक है, इनमें व्यवहार की जाने वाली, यानी कि इनमें यूज की जाने वाली, उपयोग की जाने वाली जो बिजली होती है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने की होती है बाबू, वो आपकी होती है 220 वोल्ट की। ठीक है, कैसी होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकंड में कितनी होती है बाबू, 100 बार परिवर्तित होती है। ठीक है, कितनी बार, 100 बारी, 100 बारी क्या होती है, 100 बारी परिवर्तित होती है, चेंज होती है। ठीक है, अर्थात इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी, वो 50 हर्ट्ज होती है। इसी मेन लाइन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको मेन लाइन पावर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बाबू, तो इसको आप लोग कहते हैं मेन लाइन पावर। ठीक है, क्या कहते हैं, मेन लाइन पावर कहते हैं। और जिन तारों द्वारा, ठीक है, और जिन तारों द्वारा यह आपूर्ति होती है उन्हें मेंस कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी तारें होती है जिनके द्वारा ये आपूर्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उसको मेंस कहा जाता है। अगर मेंस की बात करें तो जो मेंस आपका होता है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने, 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है कि एक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, एक में क्या होती है, एक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जो कि हमारे घरेलू लाइन में होती है, यानी कि हमारे घर में जो यूज की जाती है ना उसमें होती है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है कि दूसरे से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जो दूसरा मेंस होता है उसमें कितनी की, उसमें 15 एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित होती है। ये कहां पर, ये आपके पावर लाइन में होती है। ठीक है, कहां पे, पावर लाइन में होती है। ठीक है, यहां तक डन है, बताओ यहां तक डन है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं।
क्या करते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखो, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जब आपका क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जाएगा, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि घरेलू जो परिपथ होता है, ठीक है, घरेलू जो परिपथ होता है उसमें विद्युत आपूर्ति जो होती है वो कितने की जाती है, यानी कि कितने प्रत्यावर्ती की जाती है। तो आप लोग क्या बताएंगे, 220 वोल्ट पर। ठीक है, कितने की, 220 वोल्ट पर प्राप्त मतलब क्या की जाती है, यूज की जाती है। ठीक है, अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे दिया जाएगा कि मेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 लिख के आएंगे। ठीक है, कितने, 2 लिख के आएंगे। अगला हमारा दिया है कि लघुपथन। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक, ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है बाबू, अगला टॉपिक आपका है लघुपथन। ठीक है, क्या है, लघुपथन है। तो देखते हैं भाई कि जो हमारा लघुपथन होता है ये क्या होता है। तो कभी कभी तारों के विद्युत रोधी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, तारों के विद्युत रोधी जो परत होते हैं वो खराब या फिर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना, क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, खराब, बिल्कुल से खराब हो जाते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल से खराब हो जाते हैं। ठीक है, हो जाने से क्या होता है, वो आपस में संपर्क में आ जाते हैं। कभी कभी देखो, जैसे मान लो फैन आपको चल रहा है, पंखा चल रहा है ना, तो उसमें क्या होगा, उसमें लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। दोनों तारे क्या होती है, दोनों तारे एक साथ चिपक जाती हैं, एक साथ क्या होंगी, एक साथ चिपक जाएंगी, है ना, तो चिपकेंगी, खराब हो जाएंगी, क्या होंगी, खराब हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तारों के जो विद्युत रोधी परत होते हैं, परत जो होती है वो खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से वो आपस में संपर्क में आ जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा होने पर परिपथ जो हमारा होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में जो हमारा परिपथ होता है उसका प्रतिरोध कैसा, शून्य यानी कि 0 हो जाता है और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लघुपथन कहते हैं। ठीक है, जब प्रतिरोध शून्य होगा तो परिपथ में क्या होगा, बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फ्यूज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि ये फ्यूज क्या होता है। तो फ्यूज एक मतलब ऐसे तार होते हैं, ठीक है, फ्यूज जो है वो ऐसे तार का टुकड़ा है जिसके पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो फ्यूज होते हैं, जो फ्यूज होते हैं वो एक क्या होता है भाई, तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत अधिक होती है और उसका गलनांक जो होता है वो बहुत कम होता है। प्रतिरोधकता कितनी होगी, बहुत ज्यादा अधिक होगी, और गलनांक की अगर बात करें तो गलनांक कैसा होता है, कम होता है। यहां से भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो फ्यूज होता है उसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसी होती है ना, फिर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है ना, फिर मतलब दिया जाएगा कि कोई नहीं होती है, लास्ट वाला ऑप्शन, बीच वाला मतलब तीसरा ऑप्शन आपका दिया जाएगा कि कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है ना। तो आप लोग क्या बताएंगे, ये जो हमारा फ्यूज होता है इसके पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो बहुत अधिक होती है और गलनांक इसका कितना होता है, गलनांक बहुत कम होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे आवश्यक सुरक्षा युक्ति है। अब ये जो विद्युत फ्यूज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होते हैं ये विद्युत परिपथ के बचाव के लिए सबसे ज्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है, पॉइंट क्या आपका दिया है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या दिया है कि जब परिपथ में अतिभारण या फिर लघुपतन के कारण या मेंस में क्या होती है, वोल्टता जो होती है, वोल्टता की सीमा बढ़ जाने पर धारा का प्रवाह तेजी से होने लगता है। जब क्या होता है, जब परिपथ में अतिभारण होता है यानी कि ओवरलोड जब हो जाता है ना, जब एक साथ घर के जितने भी मतलब आपके मान लो आपका फैन हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर हो गया, जितने भी आपके घर में है ना इलेक्ट्रिक वाले सामान है उन सभी को आपने क्या कर दिया, एक साथ चला दिया। ठीक है, एक साथ चला दिया तो क्या हो जाता है, परिपथ में मतलब अतिभारण हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। तो ये जो ओवरलोड है, जब परिपथ में क्या होगा, ओवरलोड या फिर लघुपतन होता है तो इसके कारण क्या होता है, मेंस में वोल्टता की जो सीमा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे धारा का जो प्रवाह होता है वो बहुत तेजी से होने लगता है।
धारा से उत्पन्न ऊष्मा के कारण फ्यूज का तार पिघल जाता है। अब क्या होगा भैया, जब ये धारा उत्पन्न हुई, ढेर सारी धारा है ना, ढेर सारी जो करंट है वो उत्पन्न हुआ, तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा के कारण फ्यूज का जो तार होता है वो पिघल जाता है, जिससे परिपथ भंग हो जाता है, जिससे जो आपका परिपथ है वो भंग यानी कि नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। जो ये फ्यूज होता है, फ्यूज सदैव, ठीक है, फ्यूज जो है वो सदैव यानी कि हमेशा, ठीक है, फ्यूज हमेशा विद्युतमय, ठीक है, विद्युतमय तार यानी कि लाइफ वायर जो होता है, ठीक है, लाइफ वायर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी जो हमारे विद्युत फ्यूज होते हैं, ठीक है, जो फ्यूज होते हैं ये सदैव कैसे, विद्युतमय तार, ठीक है, विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, जो ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक ज्यादा यूज करते हैं ना, बिल्कुल से मैकेनिक बने होते हैं, है ना, पंखा जाके पंखा बना रहे हैं ना, मोटर बना रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये चीज पता होनी चाहिए, मतलब उनको। ठीक है, तो अगले पॉइंट हमारा क्या दिया है कि विद्युत के उपयोग से संबंध सावधानियां, ठीक है, विद्युत के उपयोग से संबंध जो सावधानियां है वो कौन कौन सी होती है, यहाँ पे ये समझते हैं। और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट आपका दिया है कि स्विच प्लगो, ठीक है, स्विच जो होते हैं आपके प्लग हो गए, संकटों तथा जोड़ा पर सभी संबंधन अच्छी तरह से होने चाहिए। ठीक है, सभी क्या होने चाहिए, सभी अच्छी तरीके से होने चाहिए। अगला दिया है कि स्विच प्लगों या फिर संकटों का जो तार है आदि अच्छे किस्म के होने चाहिए। जो आप लोग स्विच वगैरह यूज करते हो ना, तार वगैरह यूज करते हो अपने घर में, है ना, तो वो कैसे होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खराब खराब ला के रख दिया और उससे बढ़िया चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, और पता चला कि वहां पे, है ना, ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो इसलिए आपको क्या करना है बाबू, ये जो स्विच है आपके, प्लग हो गए, तार हो गए, इन सभी को आपको, है ना, अच्छी क्वालिटी के लेकर आना है। अगला पॉइंट दिया आपका, परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होने चाहिए। अब ये जो हमारे परिपथ हैं, ठीक है, इनमें जो लगे हुए फ्यूज होते हैं ये उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होने चाहिए। ठीक है, कैसे वो बने होने चाहिए। अगला पॉइंट दिया आपका कि अधिक शक्ति के उपकरणों जैसे हीटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, फ्रिज मतलब हो गया, इस्त्री यानी कि जैसे आप लोग प्रेस वगैरह करते हो ना, प्रेस हो गया, आदि को भूतार से, ठीक है, आदि को भूतार से अवश्य, ठीक है, आदि को भूतार से अवश्य संपर्कित करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, संपर्कित करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखने से पहले सभी लोग क्या करेंगे भाई, सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लास को क्या करेंगे, क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। फिर अपन लोग अगला पॉइंट देखते हैं बाबू, एक बार क्लास को शेयर करेंगे, फिर अपन लोग अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया है कि परिपथ में आग लगने या अन्य किसी दुर्घटना से बचने के लिए एमसीवी, ठीक है, एमसीवी लगवाना चाहिए। ठीक है, परिपथ में आग लगने से या फिर अन्य किसी तरह की जो दुर्घटना होती है उससे बचने के लिए क्या लगवाना चाहिए, एमसीवी लगवाना चाहिए। छठा पॉइंट आपका दिया है, यदि कोई व्यक्ति विद्युतमय तार से, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है वो विद्युतमय तार से सीधे संपर्क में आ जाता है तो उसे किसी विद्युत रोधी पदार्थ के सहायता से छुड़ाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है ना, वो मान लो पंखा ठीक कर रहा है ना, कुछ भी कर रहा है, इलेक्ट्रिक का कुछ भी काम कर रहा है, तो अगर उसको करंट वहां पे लग रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि जाके सीधे उसको ऐसा खींचने लगो, है ना, सीधे उसको खींचना नहीं है। अगर आप लोग सीधे जाकर उसको पकड़ लोगे ना तो आप भी उसमें चिपक जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ना करंट वगैरह लग रहा है तो उसको क्या करना चाहिए भैया, उसको किसी विद्युत रोधी, है ना, जिसमें मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है, जो विद्युत का कुचालक होगा उसकी सहायता से उसको छुड़ाना चाहिए। ठीक है, उसकी सहायता से क्या करना चाहिए, उसकी सहायता से उसको छुड़ाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अब यहाँ से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, उन सभी को देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया है कि दो चुंबक क्षेत्र, ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ये जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, ठीक है, कौन सी होती है, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, पीछे इन सभी चीजों को आप लोगों ने पढ़ा था, है ना, सारी चीजों को मैंने आपको बताया था, सभी चीजों को, चुंबक के बारे में, है ना, चुंबक और जो चुंबकीय रेखाएं होती है उनके बारे में क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करती है, ये भी मैंने बताया था आपको।
है ना। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी कि काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है, इसका रीजन आपको बताना है। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के उस बिंदु पर चुंबकीय सुई की जो सुई है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो सुई है वो दो दिशाओं को इंगित करेगा। क्या करेगा, दो दिशाओं को इंगित करेगा, जो कि असंभव है। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। कुछ समझ आया, कुछ समझ आया, नहीं आया? कैसे नहीं आया आप देखो। अभी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक है, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करती है, काटती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो चुंबकीय जो क्षेत्र है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उसकी जो चुंबकीय जो सुई होती है वो दोनों दिशाओं को इंगित करने लगेंगी, दोनों दिशाओं को, है ना, बताने लगेगी कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, ठीक है। अब ये जब दोनों दिशाओं को इंगित कर रहा है, दोनों दिशाओं को संकेत कर रहा है, तो ये ऐसा क्या है भैया, ऐसा असंभव है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। बोले तो इम्पॉसिबल, ठीक है, क्या है, बोले तो इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये क्या है भैया, असंभव है, इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, काटती नहीं है। यहाँ से आप एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कैसी होती है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो कैसी होती हैं। सभी लोग बताएंगे कि चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है ना, कैसी होती है, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखें। यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखने हैं कि ऐसे कौन कौन से गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में होते हैं। तो यहाँ पे देखो भैया, लिखेंगे क्या, लिखेंगे उत्तर डाल के लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण निम्नलिखित होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने, यहाँ पे आपसे दो ही पूछा है। तो पहला आपका क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पीछे अभी अब अपन लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों काटती नहीं है, ठीक है, उसका रीजन वहां पे हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के हमें दो गुण लिखना है। तो पहला गुण क्या होता है कि जो रेखाएं होती है चुंबकीय क्षेत्र की, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा आपका गुण क्या होता है, क्षेत्र रेखा, ठीक है, क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस क्षेत्र की दिशा बताती है, ठीक है, उस क्षेत्र की क्या होती है, दिशा होती है, ठीक है। बताओ यहाँ तक डन है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखें। यहाँ पे हमें फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लिखना है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। ऑलरेडी अपन लोगों ने इसके बारे में पीछे, है ना, डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग तो इसको लिख कर आएंगे, है ना, बिल्कुल से आप लोग इसको लिख कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया क्वेश्चन आपका दिया है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लिखो। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या लिखेंगे भाई, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां, ठीक है, अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन कौन सी, तर्जनी होगी, मध्यमा होगी और अंगूठा हो गया। तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जो तर्जनी होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, तर्जनी जो होगी वो क्या करेगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, और ये जो मध्यमा होगी वो क्या करती है, वो विद्युत धारा की दिशा को बताती है, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा को कौन बताता है, तो ये जो मध्यमा होती है, ठीक है, बीच वाली जो उंगली होती है, और ये जो तर्जनी होती है ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर अंगूठे की बात करें तो क्या होगा, अगर ये दोनों, है ना, एक मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बता रही है और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, तो अंगूठा क्या होगा, अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा बताएगा, ठीक है। अंगूठा क्या होगा, अंगूठा चालक पर लगे बल की दिशा बताता है, ठीक है, यहां तक डन है। चलो भाई, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि विद्युत मोटर क्या है ना, विद्युत मोटर हमें यहाँ पे बताना है कि विद्युत मोटर क्या है। पीछे अभी अपन लोग बढ़ के आए थे, है ना, पीछे अपन लोग पढ़ के आए थे, वहां यहाँ पे मतलब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है ना। पीछे अपन लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत मोटर क्या होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका कार्य प्रणाली क्या है ना, और क्या, और कुछ नहीं, बस इतना ही तो पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे हमें बताना है कि विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर को बताना है तो विद्युत मोटर जो होती है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को किसमें करती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है,
ठीक है। विद्युत मोटर एक नाल चुंबक होता है, विद्युत मोटर जो होता है वो एक नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच नरम लोहे की, ठीक है, कैसी, नरम लोहे की प्लेट पर तांबा का तार लपेटा हुआ रहता है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का अंतिम छोर पीतल के वलय खंडों से जुड़ा होता है जिसे कार्बन का ब्रश स्पर्श कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बन का ब्रश स्पर्श कहते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग क्या करेंगे बाबू, सभी लोग एक बार, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अपन लोग फिर आगे बढ़ते हैं और उसके पहले क्या करेंगे, उसके पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पर नहीं करते हैं और इस वजह से आप लोग डेली पूछते रहते हैं कि दीदी क्लास कितने बजे होगी, है ना दीदी, हमें नोट्स कहाँ पर मिलेगी, दीदी हमारी क्लास कितने बजे होगी ना, डेली 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 आप लोग मैसेज करते हो। तो इसलिए नोटिफिकेशन को आपको ऑल पर रखना है। नोटिफिकेशन को ऑल पर रखने से क्या होगा कि जब भी अपन लोग लाइव आएंगे, है ना, कोई भी चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से आपके फोन में आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन को देखकर आप सभी लोग, है ना, क्लास में आ जाएंगे, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, फिर साथ में मिलकर सभी लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिष्ट धारा डायनमो क्या है। यहाँ पे दिष्ट धारा डायनमो बताना है कि दिष्ट धारा डायनमो क्या है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे भैया कि एक ऐसी युक्ति है जिससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दिष्ट धारा डायनमो का बनावट जो होता है वो लगभग प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के जैसा ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे वलय के खंड लगे होते हैं। इसमें प्रत्येक आधे गुणन के बाद धारा क्या होती है, धारा का मान बदलने, ठीक है, धारा का मान जो होता है वो बदलने पर भी या लगाता है, ये क्या होता है, ये लगातार एक ही दिशा में, ठीक है, ये है लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। इसलिए इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा डायनमो या फिर जनित्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दिष्ट धारा डायनमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिष्ट धारा डायनमो कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल से अपने छोटू से दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर देना है, साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है, किसके साथ, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को जितने भी आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आती हूँ मैं, वो सभी के सभी आपको कैसे मिलती है, मतलब कैसे लगती है, नॉट मिलती है, कैसे लगती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन करके नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑल पर कर लेना है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का स्कैनर दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को फ्री में जो नोट्स है, पैनल पीडीएफ है ना, आपके कंप्लीट साइंस के जो नोट्स है वो सभी के सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। अगर यहाँ से नहीं स्कैन हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप कहेंगे और क्या दीदी, इतना तो बता दिया, और क्या, और एक बात और है ना, एक बात और रही जा रही है कि मैंने आप सभी लोगों के लिए, यानी बिहार बोर्ड क्लास 10 के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं एक वन शॉट की प्रहार सीरीज लेकर आई थी, जिसमें आप सभी लोगों को कंप्लीट साइंस के वन शॉट वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, और वो जो सारे वीडियो है ना वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, है ना, प्लेलिस्ट की लिंक पर जाकर वहां से आप सभी लोग उन सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, वन शॉट वीडियोस जितने भी पड़े हैं। ठीक है, उन सारे वीडियोस को क्या करना है, देख लेना है और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लेना है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट बच रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे उम्मीद है ना, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, है ना, अगली क्लास में यानी कि 6 बजे वाली लाइव क्लास में। तो तब तक आप सभी लोग अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में, तो तब तक के लिए विश ऑल बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।